गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं वाई नेशंस फेल, लेखक डेरॉन एसेमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक ऑडियो बुक में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। आखिर क्यों कुछ देश अमीर हैं और कुछ गरीब? क्यों कुछ राष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छूते हैं जबकि अन्य सदियों से गरीबी और अराजकता के दलदल में फंसे रहते हैं? ये कहानी है वाई नेशंस फेल की, जिसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डैरन एसमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन ने लिखा है। इस किताब की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन हैरान कर देने वाले उदाहरण से होती है। अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पर बसा एक शहर है, नोगालेस। यह शहर एक ऊंची बार से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। बार के उत्तर की तरफ है नोगालेस, एरिजोना, जो अमेरिका का हिस्सा है। बार के दक्षिण की तरफ है नोगालेस, सोनोरा, जो मेक्सिको का हिस्सा है। अब जरा सोचिए, ये एक ही शहर के दो हिस्से हैं। यहाँ की जलवायु एक जैसी है, मिट्टी एक जैसी है, यहाँ रहने वाले लोगों के पूर्वज एक जैसे हैं, उनका खान पान, उनकी संस्कृति, संगीत सब एक जैसा है। लेकिन इन दोनों हिस्सों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। नोगालेस एरिजोना में औसत घरेलू आय करीब 30,000 डॉलर सालाना है। यहाँ के ज़्यादातर लोग हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतरीन हैं, सड़कें पक्की हैं, बिजली पानी की कोई कमी नहीं, कानून का राज है, लोग बेखौफ होकर अपना कारोबार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। लोग वोट डालकर अपने नेता चुन सकते हैं और अगर वे अच्छा नहीं करते तो उन्हें बदल सकते हैं। बस कुछ फीट की दूरी पर बाढ़ के दूसरी तरफ नोगालेस, सोनोरा की तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ की औसत घरेलू आय अमेरिकी हिस्से की तुलना में एक तिहाई है। ज्यादातर लोग हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, स्वास्थ्य सुविधाएं दयनीय हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कानून व्यवस्था बेहद कमजोर है, अपराध आम बात है। कोई भी नया कारोबार खोलना एक जोखिम भरा साहसिक कार्य है, क्योंकि अधिकारियों को रिश्वत देना और परमिट के चक्करों में फंसना आम बात है। और यहाँ के लोगों के लिए लोकतंत्र आज भी एक नया अनुभव है, जो अक्सर भ्रष्टाचार से घिरा रहता है। सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों? यही वह सवाल है जो पूरी किताब की नींव है। क्यों दो बिल्कुल एक जैसे शहर, एक जैसे लोग, एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इतने अलग हैं? जवाब है संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। नोगालेस, एरिजोना में अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं हैं जो लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने, शिक्षा हासिल करने, निवेश करने और अपने मेहनत के फल को सुरक्षित रखने का मौका देती हैं। वहीं नोगालेस, सोनोरा में मेक्सिको की वे संस्थाएं हैं जो ऐसा माहौल नहीं बना पाएंगी। यही वह केंद्रीय विचार है जो इस किताब को संचालित करता है कि राष्ट्रों की सफलता या असफलता का ठीकरा भूगोल, संस्कृति या नेताओं की अज्ञानता पर नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर फूटता है। तो चलिए दोस्तों, इस यात्रा पर चलते हैं उस सवाल के जवाब की तलाश में कि आखिर राष्ट्र क्यों विफल होते हैं और कैसे कुछ राष्ट्र इस चक्र को तोड़कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। भाग एक, वे सिद्धांत जो काम नहीं करते, थियोरीज दैट डोंट वर्क। इससे पहले कि हम अपने केंद्रीय सिद्धांत पर पहुंचें, लेखक हमें उन आम धारणाओं से रूबरू कराते हैं जो अक्सर गरीबी का कारण बताई जाती हैं, लेकिन वास्तव में वे सही नहीं हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो सुनने में भले ही सही लगें, लेकिन इतिहास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। पहला है भूगोल का सिद्धांत, ज्योग्राफी हाइपोथेसिस। ये सिद्धांत कहता है कि गर्म इलाकों के देश गरीब होते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु लोगों को आलसी बना देती है, या फिर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, या वहाँ मलेरिया जैसी बीमारियां अधिक होती हैं। ये सिद्धांत पहली नज़र में सही लग सकता है क्योंकि ज्यादातर गरीब देश उष्णकटिबंधीय इलाकों में हैं, लेकिन नोगालेस का उदाहरण ही इस सिद्धांत को ध्वस्त कर देता है। भूगोल तो दोनों तरफ एक जैसा है, फिर अंतर क्यों? इतिहास भी इस सिद्धांत को झुठलाता है। 500 साल पहले आज के गरीब मेक्सिको और पेरू के इलाकों में एस्टेक और इनका जैसी समृद्ध सभ्यताएं थीं, जबकि आज के अमीर अमेरिका और कनाडा के इलाकों में पत्थर युगीन जनजातियां रहती थीं। उस वक्त उष्णकटिबंधीय इलाके समशीतोष्ण इलाकों से ज्यादा अमीर थे। ये उलटफेर, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, भूगोल से नहीं बल्कि उपनिवेशवाद के दौरान बनाई गई संस्थाओं से हुआ। दूसरा है संस्कृति का सिद्धांत, कल्चर हाइपोथेसिस। ये सिद्धांत कहता है कि कुछ देश गरीब हैं क्योंकि वहाँ के लोगों में काम के प्रति लगन नहीं है, उनकी मान्यताएं विकास के विपरीत हैं, या उनमें भरोसे की कमी है। अक्सर कहा जाता है कि अफ्रीकी लोग गरीब हैं क्योंकि उनमें काम के प्रति वह जुनून नहीं, या लैटिन अमेरिका में मानाना कल पर टालने की संस्कृति है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नोगालेस में तो संस्कृति एक जैसी है, फिर अंतर क्यों? उत्तर और दक्षिण कोरिया को देखिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले कोरिया एक ही देश था जहां भाषा, संस्कृति और जातीयता एक जैसे थी। आज दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है और उत्तर कोरिया अकाल और अभाव से जूझ रहा है। क्या दक्षिण कोरियाई लोगों की संस्कृति बदल गई या उत्तर वालों की? नहीं, बदली तो सिर्फ संस्थाएं। एक तरफ बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट तानाशाही। अफ्रीका की बात करें तो कॉन्गो साम्राज्य के लोगों ने 16वीं सदी में पुर्तगालियों से हल और पहिए के बारे में जाना,
लेकिन उन्हें अपनाया क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि वे संस्कृति से तकनीक विरोधी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई प्रोत्साहन नहीं था। राजा की तानाशाही के कारण उनकी जो भी उपज होती उसे जब्त किया जा सकता था, उन्हें गुलाम बनाकर बेचा जा सकता था। ऐसे में नई तकनीक अपनाने का कोई मतलब नहीं था। संस्कृति यहाँ कारण नहीं बल्कि परिणाम थी, उन संस्थाओं का परिणाम जो उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल रही थी। तीसरा है अज्ञानता का सिद्धांत, इग्नोरेंस हाइपोथेसिस। यह सिद्धांत, जो अक्सर अर्थशास्त्री और नीति निर्माता मानते हैं, कहता है कि गरीब देश गरीब हैं क्योंकि उनके नेता नहीं जानते कि सही नीतियां क्या हैं। अगर उन्हें सही सलाह दे दी जाए तो वे सुधार कर लेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? घाना के नेता क्वामे नक्रूमा ने ऐसी नीतियां बनाई जो बर्बादी की ओर ले गईं, जैसे कि जूता फैक्ट्री लगाना जहां चमड़ा ही नहीं मिलता था। क्या वे इतने अज्ञानी थे? उनके पास नोबेल पुरस्कार विजेता सर आर्थर लुईस जैसे सलाहकार थे जो जानते थे कि ये नीतियां गलत हैं। फिर भी नक्रूमा ने उन्हें अपनाया क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन खरीदना था और अपनी तानाशाही को कायम रखना था। घाना के अगले प्रधानमंत्री कोफी बुसिया ने जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर सही नीतियां अपनाई तो उनकी सरकार ही गिरा दी गई। असल समस्या अज्ञानता नहीं बल्कि वे राजनीतिक संस्थाएं थीं जो सही नीतियों को अपनाने की इजाजत ही नहीं देती। जैसा कि अर्थशास्त्री अब्बा लर्नर ने कहा, अर्थशास्त्र ने सामाजिक विज्ञानों की रानी का खिताब उन राजनीतिक समस्याओं को हल चुना करके जीता है जिन्हें हल मान लिया गया है। इन तीनों सिद्धांतों को खारिज करने के बाद लेखक हमें अपने सिद्धांत से रूबरू कराते हैं। संस्थाओं का सिद्धांत, भाग 2, समावेशी बनाम निष्कासनकारी संस्थाएं, इंक्लूसिव वर्सेस एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। इस किताब का केंद्रीय विचार दो प्रकार की संस्थाओं पर टिका है, समावेशी इंक्लूसिव और निष्कासनकारी एक्सट्रैक्टिव। समावेशी आर्थिक संस्थाएं, इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वे होती हैं जो बहुसंख्यक लोगों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देती हैं और उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। इनकी तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं: निजी संपत्ति की सुरक्षा, लोगों को भरोसा होता है कि उनकी मेहनत की कमाई को चोरी नहीं किया जाएगा, न ही सरकार उसे जब्त करेगी। निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था, कानून सबके लिए एक जैसा होता है, अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं। सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, सरकार सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि हर किसी को एक समान अवसर मिल सके। इसके विपरीत निष्कासनकारी आर्थिक संस्थाएं, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, वे होती हैं जो समाज के एक बड़े हिस्से से आय और संपत्ति निकालकर एक छोटे से कुलीन वर्ग एलीट तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं। तो इनमें निजी संपत्ति सुरक्षित नहीं होती, कानून केवल खास लोगों के लिए होते हैं और सरकारी सेवाएं या तो नहीं होती या बेहद कमजोर होती हैं। ऐसी ही संस्थाएं थीं स्पेनिश उपनिवेशों में एनकोमिएंडा और मिता प्रणाली, जो मूल निवासियों का शोषण कर उनसे सोना चांदी निकालने के लिए बनाई गई थी। आज के उत्तर कोरिया में भी ऐसी ही संस्थाएं हैं, लेकिन सिर्फ आर्थिक संस्थाएं ही नहीं, राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे तय करती हैं कि आर्थिक संस्थाओं को कौन और कैसे आकार देगा। समावेशी राजनीतिक संस्थाएं वे होती हैं जहां राजनीतिक सत्ता का वितरण व्यापक होता है और उसके इस्तेमाल पर अंकुश होते हैं। यहाँ बहुलवाद, प्लूरलिज्म होता है, यानी विभिन्न समूहों की राय को सुनने और मानने की व्यवस्था होती है। साथ ही राज्य का पर्याप्त केंद्रीकरण, स्टेट सेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है ताकि वह कानून का राज स्थापित कर सके। दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसके उदाहरण हैं। निष्कासनकारी राजनीतिक संस्थाएं वे होती हैं जहां सत्ता एक संकीर्ण वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है और उसके इस्तेमाल पर कोई अंकुश नहीं होता। यह निरंकुश राजतंत्र, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की या तानाशाही डिक्टेटरशिप का रूप ले सकता है। उत्तर कोरिया, औपनिवेशिक लैटिन अमेरिका और आज का जिम्बाब्वे इसके उदाहरण हैं। लेखक समझाते हैं कि ये दोनों प्रकार की संस्थाएं आपस में गहराई से जुड़ी होती हैं। निष्कासनकारी राजनीतिक संस्थाएं निष्कासनकारी आर्थिक संस्थाओं को जन्म देती हैं और उनका समर्थन करती हैं, क्योंकि सत्ता में बैठा कुलीन वर्ग अपने फायदे के लिए अर्थव्यवस्था को आकार देता है। बदले में निष्कासनकारी आर्थिक संस्थाएं उसी कुलीन वर्ग को और अमीर बनाती हैं, जिससे वह अपनी राजनीतिक पकड़ और मजबूत कर लेता है। यह एक दुष्चक्र, विष सर्कल है। इसी तरह समावेशी राजनीतिक संस्थाएं समावेशी आर्थिक संस्थाओं की नींव रखती हैं और समावेशी आर्थिक संस्थाएं समाज में संसाधनों का अधिक समान वितरण करके समावेशी राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करती हैं। ये एक सद्गुण चक्र, वर्चुअस सर्कल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर समावेशी संस्थाएं इतनी अच्छी हैं तो हर देश उन्हें क्यों नहीं अपनाता? आखिर कोई भी तानाशाह अपने देश को अमीर क्यों नहीं देखना चाहेगा? इसका जवाब है रचनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का डर। भाग 3, रचनात्मक विनाश का डर और विकास की रुकावट, द फियर ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ नई मशीनें लगाना या ज्यादा पढ़े लिखे लोग पैदा करना नहीं है। ये एक परिवर्तनकारी और अस्थिर करने वाली प्रक्रिया है जिसे महान अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने रचनात्मक विनाश कहा। नई तकनीकें पुराने कारोबारों को बर्बाद कर देती हैं, नए उद्योग पुराने उद्योगों से संसाधन छीन लेते हैं
और नए कौशल पुराने कौशल को बेकार कर देते हैं। इस प्रक्रिया में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के हारने वाले लूजर्स बनते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान जमींदार अभिजात वर्ग को डर था कि कारखानों के चलते उनकी जमीन की अहमियत कम हो जाएगी और मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाएगी। उनकी राजनीतिक सत्ता को भी चुनौती मिलने लगी, इसलिए उन्होंने औद्योगिकरण का विरोध किया। लुडाइट्स कहे जाने वाले कारीगरों ने भी मशीनों को तोड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि ये मशीन इनकी रोजी रोटी छीन लेंगी। लेकिन असली खतरा उन शासकों और कुलीन वर्ग को होता है जिनकी सत्ता और संपत्ति इस रचनात्मक विनाश से खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए निष्कासनकारी संस्थाओं वाले समाजों में सत्ताधारी वर्ग अक्सर नई तकनीकों और आर्थिक बदलावों का विरोध करता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये बदलाव उनकी सत्ता की नींव हिला सकता है। यही कारण है कि इतिहास में अधिकांश समाज निष्कासनकारी संस्थाओं के तहत ही जीते रहे और विकास की राह नहीं पकड़ सके। लेखक कहते हैं कि राष्ट्र तब विफल होते हैं जब उनके पास निष्कासनकारी आर्थिक संस्थाएं होती हैं जो निष्कासनकारी राजनीतिक संस्थाओं द्वारा समर्थित होती हैं, और ये दोनों मिलकर आर्थिक विकास को रोकती हैं और यहाँ तक कि अवरुद्ध कर देती हैं। भाग 4, निष्कासनकारी संस्थाओं के तहत विकास एक भ्रम, ग्रोथ अंडर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस एन इल्यूजन। लेकिन क्या निष्कासनकारी संस्थाओं के तहत कभी विकास नहीं होता? होता है, लेकिन वह विकास टिकाऊ सस्टेनेबल नहीं होता। लेखक इसे समझाने के लिए कई ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है सोवियत संघ। 1920 के दशक में लिंकन स्टीफेंस जैसे पत्रकार सोवियत संघ को देखकर दंग रह गए और कहा, मैं भविष्य देखकर आया हूं और यह काम कर रहा है। स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भारी उद्योगों पर जोर दिया, किसानों से अनाज जब्त करके कारखानों मजदूरों को खिलाया और सोवियत अर्थव्यवस्था ने 6% सालाना की दर से विकास किया। ये विकास रचनात्मक विनाश पर नहीं, बल्कि संसाधनों के जबरन पुनः आवंटन ओपन पैरेंथेसिस फोर्स्ड रिएलोकेशन क्लोज पैरेंथेसिस पर आधारित था। किसानों को खेतों से उखाड़कर कारखानों में झोंक दिया गया, लेकिन यह विकास ज्यादा दिन नहीं चल सका। 1970 के दशक तक सोवियत अर्थव्यवस्था ठप हो गई। क्यों? क्योंकि निष्कासनकारी संस्थाओं के तहत नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा नहीं मिल सकता। बोनस की व्यवस्था ने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन नई तकनीक अपनाने की किसी को इच्छा नहीं थी। यहां तक कि फांसी की सजा का डर भी लोगों को नए विचार देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सोवियत संघ का विकास एक ऐसा धोखा था जो अनिवार्य रूप से ढहने वाला था। इसी तरह का उदाहरण है माया सभ्यता का। माया शहर राज्यों ने कला, वास्तुकला और खगोल विज्ञान में अद्भुत प्रगति की, लेकिन यह प्रगति भी निष्कासनकारी संस्थाओं पर टिकी थी। कोह लजाओ दिव्य राजा नाम के एक कुलीन वर्ग किसानों से कर वसूल कर भव्य स्मारक बनवाता था। यहां भी कोई तकनीकी नवाचार नहीं हुआ, और जैसे जैसे संपत्ति बढ़ी, सत्ता के लिए आपसी संघर्ष तेज हुआ, जिसके कारण यह सभ्यता पूरी तरह से ढह गई। निष्कासनकारी संस्थाएं न केवल नवाचार को रोकती हैं, बल्कि आपसी कलह और अराजकता को भी जन्म देती हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण है क्यूबा साम्राज्य, कोबा किंगडम। कसाई नदी के एक किनारे बुशोंग लोग रहते थे, तो दूसरी तरफ लेले लोग। दोनों एक ही नस्ल के थे, एक जैसी भाषा बोलते थे, लेकिन बुशोंग अमीर थे और लेले गरीब। क्यों? क्योंकि 1620 के आसपास श्याम नामक एक व्यक्ति ने बुशोंग के बीच राजनीतिक क्रांति कर दी और एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। उसने कानून व्यवस्था लागू की, कर प्रणाली बनाई और नई कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया। ये एक निष्कासनकारी राज्य ही था, लेकिन पूरी तरह से अराजक लेले समाज से तो बेहतर था। इससे पता चलता है कि निष्कासनकारी संस्थाएं भी, यदि उनमें राज्य का कुछ केंद्रीकरण हो, तो सीमित विकास कर सकती हैं। भाग 5, इतिहास का भार, छोटे अंतर और निर्णायक मोड़, द वेट ऑफ हिस्ट्री, स्मॉल डिफरेंसेस एंड क्रिटिकल जंक्चर्स। अब सवाल यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये संस्थाएं अलग अलग कैसे बनी। लेखक इसे समझाने के लिए दो अवधारणाएं पेश करते हैं, संस्थागत बहाव इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट और निर्णायक मोड़ा क्रिटिकल जंक्चर्स। संस्थागत बहाव का मतलब है कि दो समान समाज भी छोटे मोटे झगड़ों, नेतृत्व में बदलाव या आकस्मिक घटनाओं के कारण धीरे धीरे अपनी संस्थाओं में मामूली अंतर ला सकते हैं। ये बहाव सदियों में इकट्ठा होकर कभी कभी महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर देता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब कोई बड़ा निर्णायक मोड़ आता है, कोई बड़ी घटना जो मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक संतुलन को बिगाड़ देती है, जैसे कि महामारी, युद्ध या नए व्यापार मार्गों की खोज। ऐसे निर्णायक मोड़ पर समाज के पास पहले से मौजूद संस्थागत अंतर, वो छोटे अंतर जो बहाव के कारण आए थे, बहुत मायने रखने लगते हैं। वे तय करते हैं कि समाज उस संकट का कैसे सामना करेगा। क्या वह और अधिक समावेश बनेगा या और अधिक निष्कासनकारी? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 14वीं सदी की ब्लैक डेथ। ये प्लेग पूरे यूरोप में फैली और आधी आबादी को मौत के घाट उतार दिया। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप पर इसका असर एक जैसा था, लेकिन पहले से मौजूद छोटे अंतरों के कारण नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। पश्चिमी यूरोप में किसानों के पास पहले से थोड़ी अधिक ताकत और स्वायत्तता थी। जब प्लेग के बाद मजदूरों की कमी हुई, तो उन्होंने अपने हालात सुधारने की मांग की। इंग्लैंड में सरकार ने मजदूरी को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन 1381 के किसान विद्रोह, पेजेंट्स रिवोल्ट के बाद उसे झुकना पड़ा। धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप में सामंती बंधन कमजोर पड़े और मजदूरों को आज़ादी मिली।
इसने अधिक समावेशी श्रम बाजार की नींव रखी। इसके विपरीत पूर्वी यूरोप में जमींदार पहले से अधिक शक्तिशाली थे और कस्बे कमजोर थे। प्लेग के बाद जब मजदूरों की कमी हुई तो जमींदारों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उन्होंने किसानों पर और अधिक बंधन लगाए, उनकी मजदूरी बढ़ाने के बजाय उनसे जबरदस्ती काम लेना शुरू किया। इसे इतिहास में द्वितीय दासत्व, सेकंड सर्फडम कहा जाता है। इस तरह एक ही निर्णायक मोड़ ने पश्चिमी यूरोप को आज़ादी की राह पर डाल दिया और पूर्वी यूरोप को और गहरे दासत्व में धकेल दिया। भाग 6, वेनिस की कहानी, समावेशी सपने का अंत। द वेनिशियन ट्रेजेडी लेखक वेनिस की कहानी से एक और अहम सबक सिखाते हैं कि समावेशी संस्थाएं एक बार बनने के बाद हमेशा के लिए नहीं रहती, उन्हें उल्टा भी जा सकता है। मध्य युग में वेनिस दुनिया का सबसे अमीर शहर राज्य था। यहाँ की आर्थिक संस्थाएं काफी समावेशी थीं। कमेंडा कमेंडा नामक एक अनुबंध ने गरीब युवाओं को भी व्यापार में हिस्सा लेने और अमीर बनने का मौका दिया। नतीजतन नए नए लोग अमीर बनकर उभरे। इस आर्थिक समावेशन ने राजनीतिक व्यवस्था पर भी दबाव डाला। 1171 के बाद वेनिस में ग्रैंड काउंसिल बनी। डोगे शासक की शक्तियां सीमित हुईं और एक तरह की बहुलवादी व्यवस्था बनने लगी। लेकिन 1286 में पुराने कुलीन वर्ग को यह बदलाव नागवार गुजरा। उन्होंने ग्रैंड काउंसिल में नए लोगों के प्रवेश को रोकने की कोशिश की। कई प्रस्ताव लाए गए और अंततः 1297 में लासेराटा द क्लोजर यानी बंद कर दिया गया। अब ग्रैंड काउंसिल की सदस्यता वंशानुगत हो गई। नए लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए। इसके बाद आर्थिक संस्थाओं को भी बंद किया गया। कमेंडा अनुबंधों पर रोक लगा दी और लंबी दूरी का व्यापार केवल कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसी के साथ वेनिस का पतन शुरू हो गया। आज वेनिस सिर्फ एक संग्रहालय बनकर रह गया है, जहां पर्यटक उसके अतीत की महानता देखने आते हैं। भाग 7, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति और औद्योगिक क्रांति, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फिर समावेशी संस्थाओं की असली शुरुआत कहाँ से हुई? लेखक कहते हैं कि यह शुरुआत 17वीं सदी के इंग्लैंड में हुई। 1688 की गौरवशाली क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं को मौलिक रूप से बदल दिया। इस क्रांति ने राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया और सत्ता को संसद पार्लियामेंट में स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले इंग्लैंड में भी निष्कासनकारी संस्थाएं थीं। राजा जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम नेकर निरंकुश बनना चाहते थे। उन्होंने एकाधिकार मोनोपोलीज बेचे, मनमाना कर लगाया और संसद को दरकिनार कर दिया। इसका नतीजा 1642 में गृहयुद्ध, सिविल वॉर के रूप में निकला। हालांकि ओलिवर क्रॉमवेल ने राजा को हरा दिया, लेकिन उसने खुद एक तानाशाह की तरह शासन किया। 1688 में संसद ने एक बार फिर से राजा जेम्स द्वितीय को हटाने का फैसला किया और उसके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को सिंहासन पर बिठाया। इस बार राजा को एक संवैधानिक राजा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनना पड़ा, जो संसद के अधीन हो। संसद ने बिल ऑफ राइट्स पारित किया, जिसमें कहा गया कि राजा संसद की सहमति के बिना कर नहीं लगा सकता, न ही सेना खड़ी कर सकता है और न ही कानूनों को निलंबित कर सकता है। ये समावेशी राजनीतिक संस्थाओं की नींव थी। इसके बाद आर्थिक संस्थाओं में भी बदलाव आया। एकाधिकार समाप्त किए गए, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित हुए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई और सड़कों एवं नहरों के निर्माण को बढ़ावा मिला। इस नए माहौल ने लोगों को निवेश और नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया। जेम्स वाट को भरोसा था कि उसके भाप इंजन के पेटेंट की रक्षा होगी। रिचर्ड आर्कराइट जैसे उद्यमियों ने कारखाने लगाए। विलियम ली जैसे आविष्कारक, जिन्हें एलिजाबेथ प्रथम ने पेटेंट देने से मना कर दिया था, अब अपने आविष्कारों का लाभ उठा सकते थे। इसी समावेशी माहौल ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव रखी। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। यह सदियों के संघर्ष का परिणाम था। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1381 का किसान विद्रोह, 1642 का गृहयुद्ध और आखिरकार 1648 की गौरवशाली क्रांति। और यह सब एक व्यापक गठबंधन, ब्रॉड कोलिशन के कारण संभव हुआ। व्यापारी, उद्योगपति, किसान और अभिजात वर्ग के वे लोग जो राजा के निरंकुश रवैये के खिलाफ एकजुट हो गए। भाग 8, विकास की बाधाएं, निरंकुशता और राज्य का अभाव, बैरियर्स टू डेवलपमेंट, एब्सोल्यूटिज्म एंड लैक ऑफ स्टेट सेंट्रलाइजेशन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, लेकिन वह दुनिया के बाकी हिस्सों में अपने आप नहीं फैल गई। कई देशों ने या तो इसका विरोध किया या फिर इसका लाभ उठाने में असफल रहे। लेखक इसके दो मुख्य कारण बताते हैं। पहला कारण है निरंकुशता, एब्सोल्यूटिज्म। ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की को ही लीजिए। 1485 में सुल्तान बायज़िद द्वितीय ने मुसलमानों के लिए अरबी में छपाई प्रिंटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। 1727 तक पहला प्रिंटिंग प्रेस लगने नहीं दिया गया और उस पर भी कड़ी निगरानी रखी गई। नतीजा ये हुआ कि 1800 में ऑटोमन साम्राज्य में साक्षरता दर मात्र 2 to 3% थी, जबकि इंग्लैंड में 60% वयस्क पुरुष साक्षर थे। सुल्तानों को डर था कि किताबें नए विचार फैलाएंगी और उनकी सत्ता को चुनौती देंगी। उन्होंने रचनात्मक विनाश का विरोध किया और अपने देश को अंधेरे में रखा। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में सम्राट फ्रांसिस प्रथम ने साफ कह दिया था, मुझे विद्वानों की नहीं
अच्छे और ईमानदार नागरिकों की ज़रूरत है। उसने वियना में नए कारखाने लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया और रेलवे बनाने की इजाज़त इस डर से नहीं दी कि कहीं क्रांति ना आ जाए। रूस में ज़ार निकोलस प्रथम और उसके वित्त मंत्री कॉन्क्रिन ने भी रेलवे और उद्योगों का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कारखानों में इकट्ठा होने वाले मजदूर विद्रोह कर देंगे। दूसरा कारण है राज्य के केंद्रीकरण का अभाव, लैक ऑफ स्टेट सेंट्रलाइजेशन। सोमालिया का उदाहरण लीजिए। यहाँ कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, समाज कबीलों क्लैंस में बंटा हुआ था और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। खून का बदला, ब्लड फ्यूड्स आम बात थी। ऐसे अराजक माहौल में कोई भी निवेश करने या नई तकनीक अपनाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सोमालिया के पास लोहा, पहिया या लिखाई जैसी बुनियादी तकनीकें भी नहीं आ पाईं, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं ही ऐसी थीं। भाग 9। विकास का उलटफेर, उपनिवेशवाद की विभीषिका, रिवर्सिंग डेवलपमेंट, द ट्रेजेडी ऑफ कोलोनियलिज्म। जहाँ इंग्लैंड में समावेशी संस्थाएं बन रही थीं, वहीं यूरोपीय उपनिवेशवाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में निष्कासनकारी संस्थाओं को या तो लागू कर रहा था या और मजबूत कर रहा था। लेखक इसे विकास का उलटफेर, रिवर्सिंग डेवलपमेंट कहते हैं। मोलुकास द्वीप समूह, इंडोनेशिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसालों के व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए 1621 में बांदा द्वीप समूह की लगभग पूरी आबादी का कत्लेआम कर दिया। बचे हुए लोगों को गुलाम बनाकर बागानों में काम करने पर मजबूर कर दिया गया। व्यापार के रास्ते बंद कर दिए गए। इस तरह उपनिवेशवाद ने दक्षिण पूर्व एशिया के उभरते हुए व्यापार और विकास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अफ्रीका में गुलामों का व्यापार, स्लेव ट्रेड, इससे भी भयानक त्रासदी थी। 17वीं और 18वीं सदी में लगभग 1 करोड़ अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका भेजा गया। इस व्यापार ने पूरे महाद्वीप को युद्ध और अराजकता में डाल दिया। कई राज्य तो सिर्फ गुलाम पकड़ने और बेचने की मशीन बनकर रह गए। कानून भी गुलामी का औजार बन गए। कोई भी अपराध, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, सजा गुलामी थी। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाएं भी गुलामों को पकड़ने में लग गईं। 1807 में अंग्रेजों ने गुलामों के व्यापार पर रोक लगा दी, लेकिन इससे अफ्रीका में गुलामी खत्म नहीं हुई। अब गुलामों का इस्तेमाल अफ्रीका के भीतर ही ताड़ के तेल, मूंगफली और अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाने लगा। इस तरह उपनिवेशवाद ने अफ्रीका की संस्थाओं को और भी अधिक निष्कासनकारी बना दिया। दक्षिण अफ्रीका में यूरोपीय बसने वालों ने एक दोहरी अर्थव्यवस्था, ओपन पैरेंथेसिस डुअल इकोनॉमी क्लोज पैरेंथेसिस, बनाई। 1913 के नेटिव्स लैंड एक्ट ने 87% जमीन गोरों को दे दी और सिर्फ 13% जमीन अश्वेतों के लिए छोड़ दी। अश्वेत किसान, जो 19वीं सदी में खूब तरक्की कर रहे थे, अब अपनी जमीन से बेदखल कर दिए गए और उन्हें सस्ते मजदूर के तौर पर सोने और हीरे की खानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। कलर बार कानून ने उन्हें कुशल मजदूरी के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया। रंगभेद, अपार्थाइड की यह व्यवस्था 1994 तक चली। यह सब दिखाता है कि यूरोपीय विकास अक्सर दूसरे क्षेत्रों के अविकास की कीमत पर हुआ। भाग 10, समृद्धि का प्रसार। जहां संस्थाएं सही थीं, द डिफ्यूजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लेकिन कुछ उपनिवेश ऐसे भी थे जहां समावेशी संस्थाएं विकसित हुई। ऑस्ट्रेलिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। 1788 में अंग्रेजों ने यहाँ अपराधियों की एक कॉलोनी बसाई। यहाँ कोई सोना चांदी नहीं था, कोई बड़ी मूल आबादी नहीं थी जिसका शोषण किया जा सके। अपराधियों से काम लेने का इकलौता तरीका उन्हें प्रोत्साहन देना था। धीरे धीरे अपराधियों को जमीन जाने लगी, उन्हें अपना कारोबार शुरू करने की इजाजत मिली। उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की और अंततः 1850 के दशक तक ऑस्ट्रेलिया में वयस्क श्वेत पुरुषों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल सफरेज, लागू हो गया। यहाँ तक कि गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट की शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया से हुई, जिसे आज ऑस्ट्रेलियन बैलेट कहा जाता है। फ्रांस की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ने सदियों पुरानी निरंकुश राजतंत्र को ध्वस्त कर दिया। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। करों में छूट खत्म कर दी गई। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। गिल्ड, ओपन पैरेंथेसिस, गिल्ड्स, क्लोज पैरेंथेसिस, और व्यावसायिक प्रतिबंध हटा दिए गए। कानून के सामने सभी को समान, ओपन पैरेंथेसिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्लोज पैरेंथेसिस, का अधिकार मिला। यह समावेशी राजनीतिक संस्थाओं की दिशा में एक बड़ा कदम था। हालांकि क्रांति के बाद अराजकता और आतंक का दौर भी आया, लेकिन अंततः इसने फ्रांस को औद्योगिकरण का रास्ता खोल दिया। नेपोलियन ने अपनी विजयों के दौरान इन सुधारों को पूरे यूरोप में फैलाया। उसने सामंतवाद समाप्त किया, गिल्डों को खत्म किया और कोड नेपोलियन के जरिए कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत स्थापित किया। जापान की कहानी भी कुछ ऐसी है। 1853 में अमेरिकी युद्धपोतों के आने से जापान को एहसास हुआ कि उसे बदलना होगा। सत्सुमा और चोशु क्षेत्रों के सामंतों ने मिलकर 1868 में तोकुगावा शोगुनेट को उखाड़ फेंका और मेजी बहाली, मेजी रेस्टोरेशन की। उन्होंने सामंतवाद समाप्त किया, एक केंद्रीकृत राज्य बनाया, निजी संपत्ति के अधिकार दिए, रेलवे और उद्योगों का विकास किया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की। इसी बदलाव ने जापान को एशिया में औद्योगिकरण की राह पर आगे बढ़ाया। भाग 11, सद्गुण चक्र।
जहां संस्थाएं मजबूत होती हैं। द वर्चुअस सर्कल एक बार समावेशी संस्थाएं स्थापित हो जाने के बाद वे अपने आप को मजबूत करने वाला एक सद्गुण चक्र बना लेती हैं। इस चक्र को समझने के लिए लेखक 1723 के ब्लैक एक्ट का उदाहरण देते हैं। इंग्लैंड के जंगलों में ब्लैक्स नामक लोग रात में हमला करके हिरणों को मार डालते थे और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे। ये वे गरीब लोग थे जिनके पारंपरिक अधिकार जैसे जंगल में चराई करना या लकड़ी इकट्ठा करना अमीर जमींदारों ने छीन लिए थे। विग पार्टी की सरकार ने इसके जवाब में कड़ा कानून बनाया, जिसमें चेहरे पर कालिख लगाने को भी फांसी की सजा दे दी गई। कई ब्लैक्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब सरकार ने एक आम आदमी जॉन हंटरिज को फांसी दिलाने की कोशिश की तो जूरी ने उसे बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि गौरवशाली क्रांति के बाद इंग्लैंड में कानून का राज, रूल ऑफ लॉ स्थापित हो चुका था। कानून अब सबके लिए समान था। यहां तक कि सत्ता में बैठे विग नेता भी कानून से ऊपर नहीं थे। उन्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से करने की इजाजत नहीं थी। इस सद्गुण चक्र ने न केवल मौजूदा समावेशी संस्थाओं को सुरक्षित रखा, बल्कि धीरे धीरे उन्हें और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में भी काम किया। इस चक्र के तहत 1832 में पहला सुधार अधिनियम फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ, जिससे शहरी इलाकों को संसद में प्रतिनिधित्व मिला। 1867 में दूसरे सुधार अधिनियम ने मतदाताओं की संख्या दोगुनी कर दी। 1884 में तीसरे सुधार अधिनियम में 60% वयस्क पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया और आखिरकार 1928 में सभी महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिल गया। ये एक धीमी लेकिन निरंतर प्रगति थी। अमेरिका में 19वीं सदी के अंत में रॉकफेलर और वेंडरबिल्ट जैसे रॉबर बैरन्स लुटेरे संत उभरे, जिन्होंने अपने एकाधिकार ट्रस्ट से बाजार को नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका की समावेशी राजनीतिक संस्थाओं ने इसका जवाब दिया। किसानों और मजदूरों ने मिलकर पॉपुलिस्ट और प्रोग्रेसिव आंदोलन खड़े किए। मकरेकर्स नामक पत्रकारों ने इन उद्योगपतियों के अत्याचारों को उजागर किया और अंततः शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1890 और क्लेटन एंटी ट्रस्ट एक्ट 1914 जैसे कानून बनकर सरकार ने इन एकाधिकारों को तोड़ा। यह सद्गुण चक्र का ही परिणाम था। भाग 12, दुष्चक्र, जहां संस्थाएं गरीबी को जन्म देती हैं। द विशियस सर्कल, जहां समावेशी संस्थाएं सद्गुण चक्र बनाती हैं, वहीं निष्कासनकारी संस्थाएं दुष्चक्र बनाती हैं, जहां गरीबी और अराजकता एक के बाद एक पीढ़ी को अपने चंगुल में फंसाए रखती हैं। सिएरा लियोन इसका एक दर्दनाक उदाहरण है। अंग्रेजों ने यहां अप्रत्यक्ष शासन, इनडायरेक्ट रूल की व्यवस्था लागू की, जिसमें मुखियाओं, पैरामाउंट चीफ्स को सत्ता सौंप दी गई। उन्होंने किसानों से उपज सस्ते में खरीदने के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाए और हीरे के खनन पर एकाधिकार स्थापित कर दिया। 1961 में आज़ादी मिली, लेकिन नए शासकों ने इन निष्कासनकारी संस्थाओं को और भी मजबूत कर दिया। सियाका स्टीवंस ने रेलवे लाइन तक उखाड़ दी ताकि उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मेंढे जनजाति अपनी उपज न बेच सकें। उसने सेना को कमजोर कर दिया और निजी अर्धसैनिक बल खड़े कर दिए। जब सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने उसकी नीतियों की आलोचना की तो उसे बिल्डिंग से फेंक दिया गया। नतीजा ये हुआ कि राज्य पूरी तरह से विफल हो गया, फेल्ड स्टेट, और 1991 में एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों के हाथ पैर काट दिए गए। ग्वाटेमाला में दुष्चक्र का एक और रूप देखने को मिलता है। यहाँ की 22 कुलीन परिवारों की जड़ें 16वीं सदी के स्पेनिश विजेताओं तक जाती हैं। 450 सालों से यही परिवार देश की सत्ता और संपत्ति पर काबिज हैं। उन्होंने समय के साथ संस्थाओं का रूप बदला, एनकोमिएंडा से रिपार्टिमिएंटो, फिर लिबरेटा प्रणाली और जमीन की लूट, लेकिन मूल बात एक ही रही, बहुसंख्यक माया आबादी का शोषण। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में गृहयुद्ध के बाद गुलामी तो खत्म हो गई, लेकिन बागान मालिकों की सत्ता नहीं गई। उन्होंने जिम क्रो कानून बनाकर अश्वेतों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया, उन्हें अलग अलग और घटिया स्कूलों में पढ़ने को मजबूर किया और उन्हें काला कोट, ब्लैक कोट जैसे कानूनों के जरिए सस्ते मजदूर के रूप में बांधे रखा। 1950 के दशक तक दक्षिण के राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों से काफी पिछड़े रहे। भाग 13, आज राष्ट्र क्यों विफल हो रहे हैं? वाई नेशंस फेल टुडे। ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे ने इयान स्मिथ की श्वेत अल्पसंख्यक सरकार को हटाया, लेकिन निष्कासनकारी संस्थाएं नहीं बदली। उसने खुद लॉटरी जीती और जमीनों पर कब्जा करके किसानों को बर्बाद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, महंगाई 200 मिलियन प्रतिशत तक पहुंच गई और हैजा कोलेरा की महामारी फैल गई। कोलंबिया में लंबे समय से चल रहे गृहयुद्ध में अर्धसैनिक बलों, पैरामिलिट्रीज ने देश के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया और 2002 के चुनावों में 1/3 सांसदों को अपने समर्थन से जितवाया। उन्होंने नगरपालिकाओं के बजट का 50% हिस्सा हड़प लिया। राज्य का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अर्जेंटीना में 2001 में सरकार ने एल कोरालिटो ओपन पैरेंथेसिस द लिटिल कोरल क्लोज पैरेंथेसिस के तहत लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए और फिर जबरन डॉलर को पेसों में बदलकर लोगों की 75% बचत हड़प ली। यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन बहुलवाद नहीं। राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत है कि वह संविधान बदल सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बर्खास्त कर सकता है।
उज़्बेकिस्तान में राष्ट्रपति इस्लाम करीमोव ने कपास की खेती को अनिवार्य कर दिया है और स्कूली बच्चों को जबरन कपास तोड़ने के लिए भेजा जाता है। यहाँ भी निष्कासनकारी संस्थाएं ही हैं। मिस्र में होस्नी मुबारक के शासन में कार्लोस स्लिम जैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट पैदा हुए, जिन्होंने सरकार की मदद से बियर और स्टील जैसे उद्योगों पर एकाधिकार जमा लिया। यही अरब स्प्रिंग की जड़ थी। भाग 14, सांचा तोड़ना। जहां उम्मीद की किरण है, ब्रेकिंग द मोल्ड, लेकिन इतिहास निराशा का नाम नहीं है। कुछ देशों ने इस दुष्चक्र को तोड़ा और समावेशी संस्थाओं की राह पकड़ी। बोत्सवाना अफ्रीका की एक अनोखी सफलता की कहानी है। 1885 में ब्रिटेन ने बेचुआनालैंड, आज का बोत्सवाना, को अपना संरक्षित राज्य प्रोटेक्टोरेट घोषित किया। 1895 में यहाँ के 3 प्रमुख, खामा, बथोइन और सेबेले, लंदन गए और सेसिल रोड्स की ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी को अपनी जमीनों पर कब्जा करने से रोक दिया। यह संभव हुआ क्योंकि तस्वाना जनजातियों में पहले से ही कोतला के गोटला नामक एक परंपरा थी, जहां वयस्क पुरुष इकट्ठा होकर मुद्दों पर चर्चा करते थे और मुखिया की शक्तियां सीमित थीं। 1966 में आज़ादी मिलने पर सेरेत से खामा और केतुमाइल मासिरे जैसे नेताओं ने इन पारंपरिक संस्थाओं पर निर्माण किया। उन्होंने लोकतंत्र कायम रखा, संपत्ति के अधिकार सुरक्षित किए और हीरे से होने वाली आय का इस्तेमाल पूरे देश के विकास के लिए किया। आज बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे अमीर देश है। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में रोजा पार्क्स के नेतृत्व में शुरू हुए नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट ने 1950 और 60 के दशक में जिम क्रो कानूनों को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अलगाव को असंवैधानिक करार दिया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम और 1964 के मतदान अधिकार अधिनियम ने अश्वेतों को समान अधिकार दिलाए। इस राजनीतिक बदलाव ने आर्थिक संस्थाओं को भी बदला। अश्वेतों को कारखानों में नौकरी मिलने लगी, शिक्षा के अवसर बढ़े और दक्षिण के राज्य आर्थिक रूप से बाकी अमेरिका की बराबरी करने लगे। चीन ने माओ की मृत्यु 1976 के बाद एक और रास्ता चुना। हालांकि राजनीतिक संस्थाएं निष्कासनकारी ही रहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार, लेकिन आर्थिक संस्थाओं में जबरदस्त सुधार हुए। 1978 में देंग शियाओपिंग ने कृषि में हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लागू किया, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिली। बाद में उद्योगों में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया और विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया। ये निष्कासनकारी राजनीतिक संस्थाओं के तहत समावेशी आर्थिक संस्थाओं की ओर एक बड़ा कदम था, जिसके कारण चीन में अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि यह विकास रचनात्मक विनाश पर आधारित नहीं है और अगर राजनीतिक संस्थाएं नहीं बदली तो यह सोवियत संघ की तरह ठप हो सकता है। भाग 15, समृद्धि और गरीबी को समझना, अंडरस्टैंडिंग प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। इस किताब का निष्कर्ष स्पष्ट है। राष्ट्रों की सफलता या विफलता का राज उनकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में छिपा है। समावेशी संस्थाएं समृद्धि लाती हैं, निष्कासनकारी संस्थाएं गरीबी और अराजकता। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है। यह एक लंबा संघर्ष है जो इतिहास के निर्णायक मोड़ों पर छोटे छोटे अंतरों के कारण आकार लेता है। ये सिद्धांत हमें कई आम धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। सत्तावादी विकास, ऑथोरिटेरियन ग्रोथ का आकर्षण, जैसा कि चीन में दिखता है, भ्रामक है। चीन की वृद्धि उसकी सत्तावादी राजनीतिक संस्थाओं की वजह से नहीं, बल्कि उनके बावजूद आर्थिक संस्थाओं में हुए सुधारों की वजह से हुई है। लेखक आधुनिकीकरण सिद्धांत, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को भी खारिज करते हैं, जो कहता है कि विकास अपने आप लोकतंत्र ले आएगा। अर्जेंटीना और जर्मनी के उदाहरण बताते हैं कि विकास के बावजूद निरंकुशता बनी रह सकती है। विदेशी सहायता, फॉरेन एड भी कोई रामबाण इलाज नहीं है। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सहायता का ज़्यादातर हिस्सा या तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के खर्चों में उड़ गया या भ्रष्ट अधिकारियों ने हड़प लिया। जब तक संस्थाएं नहीं बदलेंगी, विदेशी सहायता से गरीबी नहीं मिटेगी। तो फिर क्या किया जा सकता है? लेखक कहते हैं कि असली ज़रूरत है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की। आम लोगों को संगठित होना होगा और अपने अधिकारों के लिए अड़ना होगा। ब्राज़ील इसका एक जीता जागता उदाहरण है। 1970 के दशक में लूला डी सिल्वा के नेतृत्व में मजदूर संघों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक आंदोलनों ने मिलकर वर्कर्स पार्टी बनाई। धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय सरकारों में जगह बनाई, भागीदारी बजट, पार्टिसिपेटरी बजटिंग जैसे नवाचार किए और आखिरकार 2002 में राष्ट्रपति पद पर कब्जा कर लिया। इस राजनीतिक बदलाव ने ब्राजील को आर्थिक विकास की राह पर डाल दिया और गरीबी में भारी कमी आई। समापन, इतिहास की अनिश्चितता और उम्मीद की किरण। तो दोस्तों, ये थी वाई नेशंस फेल की कहानी। ये किताब हमें एक सरल लेकिन गहरा सबक सिखाती है। देशों का भविष्य उनके भूगोल या संस्कृति में नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं में लिखा होता है। अगर संस्थाएं सही हों तो गरीब से गरीब देश भी तरक्की कर सकता है। अगर संस्थाएं गलत हों तो अमीर से अमीर देश भी बर्बाद हो सकता है। ये किताब हमें यह भी बताती है कि इतिहास में सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है। छोटे छोटे अंतर और आकस्मिक घटनाएं देशों की किस्मत बदल सकती हैं। अगर 1588 में स्पेनिश आर्माडा जीत गया होता तो शायद आज की दुनिया बिल्कुल अलग होती। अगर गॉन्ग ऑफ फोर माओ के बाद सत्ता में आ गया होता तो शायद चीन आज भी गरीबी के दलदल में फंसा होता।
लेकिन सबसे बड़ी बात, यह किताब हमें सशक्तिकरण की ताकत सिखाती है। गौरवशाली क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, नेजी बहाली, ब्राज़ील का वर्कर्स पार्टी आंदोलन, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, ये सब आम लोगों के संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कहानियां हैं। हो सकता है कि ये बदलाव धीमा हो, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि जब आम लोग एकजुट होते हैं और बेहतर संस्थाओं की मांग करते हैं, तो दुनिया बदल सकती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि भविष्य हमारे हाथ में है, बशर्ते हम उसे बदलने का हौसला रखें। तो दोस्तों, आज के इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए किताबें पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए और याद रखिए, बदलाव आपसे ही शुरू होता है। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।